Good morning and welcome, my dear students. Today we are going to learn one very important topic, measurement or mensuration. This topic is very important in scholarship exam. My dear students, first let's see what are the different topics that we are going to learn in measurement or mensuration. The first topic that we are going to learn is measuring distance, mass and capacity. The second topic that we are going to learn is the clock. Then the next topic is the calendar. Fourth topic is paper measurement, and last topic is coins and notes. My dear students, now we will see what are the different types of problems that are generally asked in this एग्जाम। प्यारे विद्यार्थियों, इस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब हम उनकी जानकारी संक्षिप्त में प्राप्त करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट टाइप इज कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। इसमें आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम is equal to how many gram? 1 centimeter is equal to how many millimeter? इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। Then second type is addition and subtraction. We will learn this in detail. Then third type is word problems. इसमें आपको कुछ शाब्दिक उदाहरण पूछे जाएंगे, उन्हें सॉल्व कर बताना है। Now we will start our first topic, that is measuring distance, mass and capacity. My dear students, इस टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्टेंस, मास और कैपेसिटी इनको गिनने के लिए कौन कौन से यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है यह देखते हैं, और उनका आपस में रिलेशन क्या है यह भी देखते हैं। आपको ये सब अच्छे से याद करना होगा। फर्स्ट लेट्स सी डिस्टेंस। डिस्टेंस के जो यूनिट है, सबसे पहले हम उनका रिलेशंस देखते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, अब हम मास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मास गिनने के लिए हम जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उनका रिलेशंस देखते हैं। सबसे पहले 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। देन 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। ओके, अब देखते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी गिनने के लिए हमें कौन कौन से यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ता है और उनके रिलेशंस देखते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू रिमेंबर these relations. First, let's see examples on conversion. First example, 10 kilogram, 10 gram is equal to how many kilogram? First option is 11.01 kilogram. Second option is 10.001 kilogram. Third option is 10.100 kilogram. Fourth option is 10.01 kilogram. My dear students, let's see how to solve this question. Solution. प्यारे विद्यार्थियों, हमें जो क्वेश्चन दिया है 10 किलोग्राम 10 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देखिए, 10 किलोग्राम प्लस 10 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम। इसे हम एक नंबर दे देते हैं 1। इसका आंसर हमें किलोग्राम में निकालना है, इसलिए ये जो 10 ग्राम है इसको हम सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में इसका एडिशन करेंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
देखिए, वी नो, हमें क्या पता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और इस पे से हम 10 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, ये हम ढूंढेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम बनाते हैं, एक किलोग्राम का और दूसरा ग्राम का, और इसमें जानकारी लिखते हैं। देखिए, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, अब इस पे से हम ढूंढेंगे कि 10 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम। जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं y। नाउ इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से सॉल्व करते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले y और 1000 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, y मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू, अब हम 10 और 1 इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, नाउ सॉल्व दिस। y मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका आंसर आता है 10। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम 1000 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। जब हम उसे लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तब उसका जो साइन है मल्टीप्लिकेशन वो चेंज होकर डिवीजन हो जाएगा। प्लीज ऑब्जर्व दिस केयरफुली। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा डिवीजन। ओके, नाउ इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू, जब हम 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.01। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देयरफॉर फ्रॉम 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है, 10 किलोग्राम प्लस 0.01 किलोग्राम इज इक्वल टू, इसे जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, 10.01 किलोग्राम। दिस इज द आंसर। ओके, इसलिए जो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे you will have to solve this question. My dear students, now let's see some examples on addition and subtraction. Example 1. Add 15 kilometer 740 meter plus 13 kilometer 950 meter. First option is 27 kilometer 690 meter. Second option is 29 kilometer 790 meter. Third option is 29 kilometer 690 meter, and fourth option 29 kilometer 600 meter. My dear students, let's see how to solve this. इसमें किलोमीटर में किलोमीटर ऐड करना पड़ेगा और मीटर में मीटर को ऐड करना पड़ेगा। ओके, सिर्फ इतना बात को अपने ध्यान में रखना है। वी नो, हमें क्या पता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, दो कॉलम बनाते हैं, एक किलोमीटर का और दूसरा मीटर का। किलोमीटर में किलोमीटर लिखेंगे और मीटर में मीटर लिखेंगे और उनकी हम अलग से एडिशन करेंगे। किलोमीटर की एडिशन अलग रहेगी, मीटर की एडिशन अलग रहेगी। सी हाउ टू डू दिस। सबसे पहले किलोमीटर में किलोमीटर लिखते हैं 15 किलोमीटर और मीटर में लिखते हैं 740 मीटर। अब हम लिखते हैं प्लस 13 किलोमीटर और इधर लिखते हैं मीटर में 950 मीटर। इन्हें ऐड करते हैं। सबसे पहले मीटर की एडिशन कर लेते हैं। 740 मीटर प्लस 950 मीटर इज इक्वल टू 1690 मीटर। अब हम किलोमीटर का एडिशन करते हैं। 15 किलोमीटर प्लस 13 किलोमीटर, इसका आंसर आता है 28 किलोमीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है यह है 28 किलोमीटर एंड 1690 मीटर।
मगर आप देखिए 1690 मीटर हो ही नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मीटर हो सकते हैं। सो हम 1690 मीटर को किस तरह से लिख सकते हैं? देखो आप 1000 प्लस 690 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम आगे क्या करेंगे, 1 किलोमीटर ऐड करेंगे और 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करना है। प्लस किलोमीटर में 1 किलोमीटर ऐड करते हैं और मीटर में 1 किलोमीटर माइनस करेंगे। 1 किलोमीटर यानी कितने मीटर हो गए? माइनस 1000 मीटर। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आंसर आता है। 28 प्लस 1 29 किलोमीटर और इधर 1690 मीटर माइनस 1000 मीटर, इसका आंसर आता है 690 मीटर। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर कितना है? 29 किलोमीटर एंड 690 मीटर। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, for better understanding, let's take one more example. Example number 2. Add 25 kilogram 650 gram plus 29 kilogram 770 gram. First option is 55 kilogram 420 gram. Second option is 55 kilogram 450 gram. Third option is 54 kilogram 590 gram and fourth option is 55 kilogram 520 gram. My dear students, let's see how to solve this. इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में किलोग्राम ऐड करना पड़ेगा और ग्राम में ग्राम ऐड करना पड़ेगा। ओके, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। वी नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोग्राम एंड ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब हम एडिशन करने के लिए दो कॉलम तैयार करते हैं। पहले कॉलम में हम किलोग्राम लिखते हैं और दूसरे कॉलम में ग्राम लिखते हैं। किलोग्राम में किलोग्राम लिखेंगे और ग्राम के कॉलम में ग्राम लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं 25 किलोग्राम और ग्राम में लिखते हैं 650 ग्राम। नाउ 29 किलोग्राम इधर लिखते हैं 770 ग्राम। इनको ऐड करते हैं। सबसे पहले ग्राम का एडिशन करते हैं। 650 ग्राम प्लस 770 ग्राम, इसका आंसर आता है 1420 ग्राम। नाउ अब हम किलोग्राम का एडिशन करते हैं। 25 किलोग्राम प्लस 29 किलोग्राम, इसका एडिशन आता है 54 किलोग्राम। ओके, देखो अब इसका आंसर है 54 किलोग्राम एंड 1420 ग्राम। मगर 1420 ग्राम नहीं हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 ग्राम हो सकते हैं। इसलिए हम ऐसा लिखते हैं इसे 1000 प्लस 420 ग्राम, है ना। सो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम ऐड करेंगे और 1 किलोग्राम माइनस करेंगे। देखिए कैसे करना है। इसमें हम 1 किलोग्राम ऐड करते हैं और 1 किलोग्राम माइनस करते हैं। 1 किलोग्राम यानी कितना ग्राम हो गया? 1000। सो ग्राम में हम माइनस 1000 करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है, 54 प्लस 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 55 किलोग्राम और ग्राम का अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। 1420 ग्राम माइनस 1000 ग्राम इज इक्वल टू 420 ग्राम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देयरफॉर आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, 55 किलोग्राम एंड 420 ग्राम। ओके, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। For better understanding, let's take one more example. Example number 3. Add 19 liter 840 milliliter plus 25 liter 250 milliliter.
First option is 45 liter 50 milliliter. Second option 45 liter and 90 milliliter. Third option 46 liter and 90 milliliter. Fourth option is 45 liter and 30 milliliter. My dear students, let's see how to solve this. हमें इसमें लीटर को लीटर में ऐड करना पड़ेगा और मिलीलीटर में मिलीलीटर को ऐड करना पड़ेगा. ओके, वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. ओके, हम दो कॉलम बनाते हैं, एक में लीटर लिखते हैं और दूसरे में मिलीलीटर लिखते हैं. लीटर में लीटर लिखेंगे और मिलीलीटर में मिलीलीटर लिखेंगे. ओके, 19 लीटर 840 मिलीलीटर प्लस 25 लीटर एंड इधर लिखते हैं 250 मिलीलीटर. इसको ऐड करते हैं. 840 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर, इसका आंसर आता है 1090 मिलीलीटर. अब हम लीटर को ऐड करते हैं. 19 लीटर प्लस 25 लीटर, इसका आंसर आता है 44 लीटर. इसका आंसर है 44 लीटर एंड 1090 मिलीलीटर. 1090 मिलीलीटर नहीं हो सकता है, सो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1000 प्लस 90 मिलीलीटर. ओके, अगले स्टेप में हम इधर 1 लीटर ऐड करेंगे और 1 लीटर माइनस कर देंगे. देखो कैसे करना है. प्लस 1 लीटर एक ऐड किया और 1 लीटर अब इधर माइनस करेंगे. 1 लीटर यानी कितने मिलीलीटर हो गए? 1000. सो इधर हम माइनस 1000 मिलीलीटर करेंगे. अब इसे सॉल्व करते हैं. 44 प्लस 1 लीटर, इसका आंसर आता है 45 लीटर. 1090 माइनस 1000 मिलीलीटर, इसका आंसर आता है 90 मिलीलीटर. ओके, this is our final answer. Therefore, answer option number 2 is the correct answer. My dear students, in this way you will have to solve this question. Okay. My dear students, now we are going to learn how to solve examples on subtraction. First example, 46 liter 200 milliliter minus 38 liter and 750 milliliter. First option is 7 liter 450 milliliter. Second option is 7 liter 500 milliliter. Third option is 6 liter 950 milliliter. Fourth option is 5 liter 350 milliliter. My dear students, let's see how to solve this. यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको लीटर में से लीटर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और मिलीलीटर में से मिलीलीटर को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. अब हम यहाँ पर दो कॉलम बनाते हैं. एक कॉलम में लीटर लिखते हैं और दूसरे कॉलम में मिलीलीटर लिखते हैं. लीटर में लीटर लिखेंगे और मिलीलीटर में मिलीलीटर लिखेंगे. See how to solve this. 46 liter 200 milliliter minus 38 liter 750 milliliter. ओके, लीटर को लीटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और मिलीलीटर को मिलीलीटर में से सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, लेट्स सी हाउ टू डू दिस. 200 माइनस 750 मिलीलीटर, ये हो नहीं सकता. 200 में से 750 माइनस नहीं हो सकता. तो हम क्या करेंगे, जो 46 लीटर है उसमें से हम 1 लीटर को बोरो करेंगे. ओके, देखिए कैसे करना है. 200 को कट करते हैं. 46 पे से हम 1 लीटर बोरो करते हैं. ठीक है, 46 हो जाएगा 45 और इधर मिलीलीटर में हमारे पास ऑलरेडी 200 है और बोरो करने के बाद 1 लीटर आ जाएगा. 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर. सो मिलीलीटर में हो जाएगा 1000
प्लस 200 मिलीलीटर और ये होते हैं 1200 मिलीलीटर. ओके, नाउ सॉल्व दिस. 1200 milliliter minus 750 milliliter. Now it is possible. We can do this subtraction. और इसका आंसर आता है 450 मिलीलीटर. नाउ लीटर को सब्ट्रैक्ट करो. 45 लीटर माइनस 38 लीटर. इसका आंसर आता है 7 लीटर. दिस इज द आंसर. Therefore, answer option number 1 is correct answer. 7 liter and 450 milliliter is the correct answer. My dear students, in this way you will have to solve this question. Okay. My dear students, now we will see some word problems. Example number 1. If one shirt needs 2 meter 50 centimeter of cloth, how much cloth do we need for 5 shirts? एक शर्ट बनाने के लिए हमें 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है, तो 5 शर्ट्स बनाने के लिए कितना क्लॉथ लगेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज 12 मीटर 50 सेंटीमीटर. सेकेंड ऑप्शन इज 12 मीटर 45 सेंटीमीटर. थर्ड ऑप्शन इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर. फोर्थ ऑप्शन इज 11 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. My dear students, let's see how to solve this. Solution. सबसे पहले इसमें जो जानकारी दी है उसे देख लेते हैं. One shirt needs 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ. एक शर्ट की जानकारी दी है और इस पे से हमें 5 शर्ट्स की जानकारी निकालनी है. Here we will have to do multiplication. Okay. 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.50 मीटर. और हमें 5 शर्ट्स की जानकारी निकालनी है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. सॉल्व करते हैं इसे. सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 12.50. ओके. देयरफॉर फाइनल आंसर इज फॉर 5 शर्ट्स वी नीड 12 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर क्लॉथ. ओके. देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज 1. Option number 1 is correct. My dear students, in this way you will have to solve this question. Okay. My dear students, now we are going to start new topic, the clock. First, let's see some important things on this topic. First thing is, time is measured in hours, minutes and seconds. Now let's see some important relations. 1 hour is equal to 60 minutes. Then 1 minute is equal to 60 seconds. My dear students, please note. First, there are 2 types of clocks. One, 12-hour clock, and second, 24-hour clock. To convert 12-hour clock into 24-hour clock, we need to add 12 hours if the time is given in PM. Okay. Now, to understand this, let's see some examples. Conversion of clock. My dear students, here we are going to convert 12-hour clock into 24-hour clock. Let's take first example. 20 minutes past 1 in the morning. Here time is given in AM. यहाँ पर आपको टाइम AM में दिया है, इसलिए यहाँ पर 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करते वक्त एक 12 आवर की घड़ी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है. 24 आवर क्लॉक में इस टाइम को हम इस तरह से लिखेंगे 20 minutes past 1. ओके. अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें टाइम PM में दिया होगा. 20 minutes past 1 in the afternoon. My dear students, observe carefully. Here time is given in PM. So यहाँ पर आपको
12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करते वक्त एक 12 आवर की घड़ी ऐड करनी पड़ेगी। देखिए 24 आवर क्लॉक में ये वक्त कैसे लिखा जाएगा, 20 minutes past 13. Okay, understood properly. Now let's take one more example. 15 minutes past 10 in the morning. Here time is given in AM, so no need to add 112 hour clock. इस टाइम को हम 24 आवर क्लॉक में किस तरह से लिखेंगे? There will be no change. 15 minutes past 10. Okay, let's take one more example. 55 minutes past 6 in the evening. Here time is given in PM. Okay, यहाँ पर वक्त हमें PM में दिया है, इसलिए यहाँ पर आपको एक 12 आवर की घड़ी ऐड करनी पड़ेगी। 24 आवर क्लॉक में ये टाइम कैसे लिखा जाएगा? 55 minutes past 18. Okay, my dear students, I hope from these examples आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल ऑन दिस टॉपिक। एग्जांपल नंबर 1, 5 hours 35 minutes is equal to how many minutes? First option is 330 minutes, second option is 625 minutes, third option is 335 minutes, fourth option is 930 minutes. My dear students, here हमें आंसर मिनट्स में निकालना है। See how to solve this? Solution. हमें जो 5 hours 35 minutes दिए हैं, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 hours plus 35 minutes. ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ वी नो, हमें क्या पता है, 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes होते हैं, ये हमें पता है। और इस जानकारी पे से हम 5 hours की जानकारी ढूंढेंगे। देयरफॉर 5 hours इज इक्वल टू 60 multiplied by 5. Okay, solve this. 5 hours is equal to 300 minutes. Okay, now put this value in equation 1. हमें क्या मिलेगा? From 1 we get 300 minutes plus 35 minutes is equal to 335 minutes. Okay, therefore correct answer is option number 3 is the correct answer. My dear students, in this way you will have to solve this question. Okay, my dear students, now let's see some examples on addition and subtraction of time. Example number 1, 2 hours 30 minutes plus 4 hours 55 minutes. First option is 7 hour 30 minutes, second option is 6 hour 25 minutes, third option is 7 hour 25 minutes, fourth option is 9 hours and 30 minutes. Let's see how to solve this. यहाँ पर हमें आवर्स में आवर्स को ऐड करना पड़ेगा और मिनट्स में मिनट्स को ऐड करना पड़ेगा। ओके, वी नो, हमें क्या पता है, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, ये हमें पता है। अब हम दो कॉलम बनाएंगे, एक आवर लिखेंगे और दूसरे में मिनट्स लिखेंगे। See how to do this. 2 hours 30 minutes plus 4 hours and 55 minutes. ओके, इस तरह से लिखना है और इसे सॉल्व करना है। 30 plus 55 इसका आंसर आता है 85 मिनट्स। 2 plus 4 इसका आंसर आता है 6 hours. So here answer is 6 hour and 85 minutes. मगर 85 मिनट्स नहीं हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट हो सकते हैं। सो 85 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 60 प्लस 25 मिनट्स। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में 1 आवर ऐड करेंगे और 1 आवर माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करना है, प्लस 1 आवर और इधर मिनट्स में 1 आवर माइनस करेंगे। 1 आवर यानी क्या, 60 मिनट्स।
Now solve this. 6 plus 1 is equal to 7 hours. 85 minus 60 इसका आंसर आता है 25 minutes. Okay, so this is the answer. Option number 3 is the correct answer. My dear students, in this way you will have to solve this question. Now let's see example number 2. After how many minutes the clock will show a time of 11 am. नीचे घड़ी दी है, इस घड़ी को ऑब्जर्व कर कर हमें बताना है कितने मिनट के बाद में इस घड़ी में 11 बजेंगे. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज 30 मिनट्स, सेकंड ऑप्शन इज 25 मिनट्स, थर्ड ऑप्शन इज 35 मिनट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज 20 मिनट्स. My dear students, if we observe this clock, we will find that now this clock is showing time of 25 minutes past 10. Okay, अभी इस घड़ी में 10:25 हो गए हैं. And after 35 minutes, this clock will show a time of 11 am. Therefore, from the given options, option number 3 is correct option. Okay, my dear students, in this way you will have to observe given clock and give right answer. Okay, my dear students, now we are going to start new topic, the calendar. To solve questions on this topic, you must know name of months and number of days in each month. My dear students, here I am going to show you one chart. Please observe this carefully. प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लीप ईयर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. A year which is exactly divisible by 4 is called as leap year. अगर हम किसी भी ईयर को 4 से exactly डिवाइड कर सकते हैं तो उस ईयर को हम लीप ईयर कहेंगे. और सेंचुरी ईयर which is exactly divisible by 400 is also called leap year. अगर कोई सेंचुरी ईयर है उसे हम 400 से exactly पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं तो वह सेंचुरी ईयर भी लीप ईयर ही कहलाएगा. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. 1996, 2000, 2004, etc. are leap years. Why these are leap years? Because we can divide them by 4 exactly. हम इन सभी ईयर्स को 4 से exactly डिवाइड कर सकते हैं. अब हम सेंचुरी ईयर्स के एग्जांपल देखते हैं. 1600, 2000 आर आल्सो लीप ईयर. अब ये लीप ईयर क्यों है? क्योंकि हम इन ईयर्स को 400 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 1600 और 2000 ये भी लीप ईयर ही है. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑन दिस टॉपिक. एग्जांपल नंबर 1. इफ इन द मंथ ऑफ जनवरी Monday comes on the date 10, then on the last day of that month, which day should come? अगर जनवरी में मंडे 10 तारीख को आता है तो उस महीने के आखिरी तारीख को कौन सा दिन रहेगा वो हमें बताना है. फर्स्ट ऑप्शन इज संडे, सेकंड ऑप्शन इज मंडे, थर्ड ऑप्शन इज ट्यूसडे एंड फोर्थ ऑप्शन इज वेडनेसडे. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस. सॉल्यूशन. सबसे पहले जो जानकारी दी है उसे देख लेते हैं. गिवन मंडे कम्स ऑन द 10th ऑफ जनवरी. जनवरी के 10 तारीख को मंडे आता है. सो 10 तारीख के बाद जो भी मंडेज आएंगे वो कौन सी तारीख को आएंगे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. देयरफॉर ऑन द नेक्स्ट मंडेज ऑफ दैट मंथ फॉलोइंग डेट्स विल कम. 17, 24 एंड 31. देखिए यहाँ पर एक मंडे से लेकर दूसरे मंडे तक 7 डेज का डिफरेंस रहता है. ओके, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए. वी नो दैट 31st इज द लास्ट डे ऑफ जनवरी. जनवरी का आखिरी दिन 31st होता है, ये हमें पता है. देयरफॉर ऑन द लास्ट डे ऑफ जनवरी
मंडे विल कम। इसलिए जनवरी का जो आखिरी दिन है उस तारीख को मंडे रहेगा। ओके, देयरफॉर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। My dear students, in this way you will have to solve this question. Okay. Now let's see next example. Example number 2. If Shivangi's 5th birthday came on Wednesday dated 12 September 2012, then on which day her 7th birthday will come? अगर शिवांगी का 5th बर्थडे 12 सितंबर 2012 को वेनसडे आता है तो उसके 7th बर्थडे पर कौन सा वार रहेगा यह हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज सैटरडे, सेकेंड ऑप्शन इज संडे, थर्ड ऑप्शन इज थर्सडे, फोर्थ ऑप्शन इज फ्राइडे। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर इस साल किसी तारीख को जो वार रहेगा अगले साल उसी तारीख को उसका अगला वार रहेगा। शिवांगी के 5th बर्थडे पर वेनसडे था, इसलिए 6th बर्थडे पर थर्सडे रहेगा और 7th बर्थडे पर फ्राइडे रहेगा। ओके, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Okay. In this way you will have to solve these questions. My dear students, now we are going to start new topic, paper measurement. First, let's see some important relations. 12 papers is equal to 1 dozen. 12 dozen is equal to 1 gross. 1 gross is equal to 144 papers. 24 papers is equal to 1 quire. 2 dozens is equal to 1 quire. 20 quire is equal to 1 rim. 1 rim is equal to 480 papers. My dear students, you will have to remember these relations. Okay. Now let's see one question on this topic. Question number 1. 6 dozens of papers is equal to how many quire? First option is 6, second option is 4, third option is 8, fourth option is 3. Let's see how to solve this solution. We know 2 dozens of papers is equal to 1 quire. ये जानकारी हमें पता है। Therefore 6 dozens of papers is equal to how many quire? ये हमें जानकारी निकालनी है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, एक टेबल निकालते हैं, उसमें 2 कॉलम बनाते हैं, एक डजन का और दूसरा क्वायर का। डजन में डजन की जानकारी लिखेंगे और क्वायर में क्वायर की जानकारी लिखेंगे। देखो, 2 डजन इज इक्वल टू 1 क्वायर, ये हमें पता है, तो इसे यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? डजन में 2 लिखते हैं और क्वायर में 1 लिखते हैं। ओके, 2 डजन इज इक्वल टू 1 क्वायर। नाउ हमें जानकारी निकालनी है 6 डजन ऑफ पेपर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी क्वायर। सो डजन में हम अब 6 लिखेंगे और क्वायर में क्वेश्चन मार्क। ओके, 6 डजन ऑफ पेपर इज इक्वल टू हाउ मेनी क्वायर। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं y। नाउ अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से सॉल्व करेंगे। ये सब हम इसके पहले कर चुके हैं। ओके, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सबसे पहले हम y और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। y मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, अब हम 6 और 1 इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 multiplied by 6. Now solve this. Y multiplied by 2 is equal to 1 multiplied by 6. 1 6 is 6. Okay. Now अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? जो लेफ्ट साइड में 2 है उसे हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे। देखो कैसे, उसका साइन भी
जो मल्टीप्लिकेशन है वो जब लेफ्ट से राइट साइड पर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा। ओके, so now we get y is equal to 6 divided by 2. Solve this. We get y is equal to 3. Okay. Therefore, 6 dozens of papers is equal to 3 quire. Okay, this is the answer. Therefore, option 4 is correct answer. Okay, in this way you will have to solve this question. My dear students, now we are going to start new topic, coins and notes. Let's see first question. Question number 1. Total cost of a pen and a textbook is rupees 30. If cost of textbook is 16 rupees more than that of pen, what will be the cost of 2 pens? इसका अर्थ समझ लेते हैं। एक पेन और एक किताब, इसकी टोटल कॉस्ट 30 रुपीज़ है। अगर टेक्स्ट बुक की कीमत पेन की कीमत से 16 रुपीज़ ज़्यादा है तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स? 2 पेन की कीमत कितनी है ये हमें बताना है। इसके ऑप्शंस है 7 रुपीज़, सेकेंड ऑप्शन इज 16 रुपीज़, थर्ड ऑप्शन इज 14 रुपीज़ and fourth option is 28 rupees. Let's see how to solve this solution. सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या दिया है जानकारी। Given total cost of pen and textbook is rupees 30. Okay, इसे हम लिख लेते हैं। Total cost of pen and textbook is rupees 30. Okay, let the cost of pen is x rupees and cost of textbook is y rupees. हम क्या करते हैं कि जो पेन है उसकी हम कॉस्ट x रुपीज़ कंसिडर करते हैं और टेक्स्ट बुक की कीमत हम y रुपीज़ कंसिडर करते हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए ये जो हमें जानकारी दी है टोटल कॉस्ट ऑफ पेन एंड टेक्स्ट बुक इज रुपीज़ 30, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? देखिए, therefore x plus y is equal to 30. This is equation number 1. x क्या है? कॉस्ट ऑफ पेन, y क्या है? कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में हमें जानकारी दी है कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक इज 16 रुपीज मोर देन दैट ऑफ पेन। टेक्स्ट बुक की कीमत पेन की कीमत से 16 रुपये ज़्यादा है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, टेक्स्ट बुक यानी क्या? y इज इक्वल टू x प्लस 16। टेक्स्ट बुक की कीमत पेन की कीमत से 16 रुपये ज़्यादा है। y इज इक्वल टू x प्लस 16। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये जो y की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। Therefore x प्लस, अब y की कीमत रखते हैं x प्लस 16 इज इक्वल टू 30। ओके, नाउ सॉल्व दिस। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है? x प्लस x 2x हो जाता है, प्लस 16 इज इक्वल टू 30। ओके, अब हम 16 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेकर जाएंगे। देखो हमें क्या मिलता है अगले स्टेप में। Therefore 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 16। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। 30 माइनस 16, इसका आंसर निकाल कर वहां पर लिखना है हमें। Therefore 2x इज इक्वल टू 14। ओके, नाउ अब हम 2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। Please observe this carefully. Therefore, x is equal to 14 divided by 2. Okay, 14 divided by 2. इसे सॉल्व करते हैं, हमें आंसर मिलता है x is equal to 7. Okay, therefore, cost of
वन पेन इज 7 रुपीज। एक्स यानी क्या है? कॉस्ट ऑफ पेन। सो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 7 रुपीज। अब इस पे से हम दो पेन की कीमत आराम से निकाल सकते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टू पेन्स विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 रुपीज। इसे सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 14 रुपीज। देयरफॉर answer option number 3 is correct. Okay, in this way you will have to solve this question. Now let's see example number 2. Add 9 rupees 50 paise plus 14 rupees 60 paise. इन्हें ऐड करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज 24 रुपीज 10 पैसे। सेकेंड ऑप्शन इज 23 रुपीज 10 पैसे। थर्ड ऑप्शन इज 23 रुपीज 20 पैसे। फोर्थ ऑप्शन इज 24 रुपीज एंड 50 पैसे। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। वी नो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ये हमें पता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो कॉलम करते हैं। एक रुपी का कॉलम करते हैं और दूसरा पैसे का। रुपए में रुपए लिखेंगे और पैसे में पैसे लिखेंगे। ओके, 9 रुपीज 50 पैसे प्लस 14 रुपीज एंड 60 पैसे। ओके, नाउ सॉल्व दिस। 50 प्लस 60, इसका आंसर आता है 110। नाउ 9 प्लस 14, इसका आंसर आता है 23। सो आंसर इज 23 रुपीज एंड 110 पैसे। मगर 110 पैसे तो हो नहीं सकते, इसे हम ऐसा लिखते हैं 100 पैसे प्लस 10 पैसे। ओके, सो अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, 1 रुपी ऐड करेंगे और 1 रुपी माइनस करेंगे। सी 23 में 1 रुपया ऐड करते हैं और इधर 1 रुपी माइनस करते हैं। 1 रुपी यानी क्या? 100 पैसे। सो यहाँ पर हम 100 पैसे को माइनस कर देंगे। ओके, नाउ सॉल्व दिस। 23 प्लस 1 इज इक्वल टू 24 रुपीज। नाउ 110 माइनस 100, इसका आंसर आता है 10 पैसे। सो फाइनल आंसर इज 24 rupees and 10 paise. Therefore, option 1 is the correct answer. Okay, in this way you will have to solve this question. Thank you.